बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान को 34 साल के बाद बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। 34 साल का एक लंबा टाइम फ्रेम, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गई। और इस बदतरीन शिकस्त में कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं, ये पूरी की पूरी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का नतीजा है। चाहे वो बैटिंग ले लें, चाहे बॉलिंग ले लें, चाहे फील्डिंग ले लें, तमाम के तमाम शोबों में हमारे क्रिकेटर जो हैं, जो 11 खिलाड़ी हैं, उन्होंने बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बाबर आजम की वापसी हुई, वो भी पहले मैच में चलने के अलावा बाकी दो रिमेनिंग 2 मैच थे उनमें पूरी तरह फ्लॉप हुए। इसके बाद रिजवान की बात की जाए, रिजवान को पहले मैच से लेकर उन्होंने 50 रन स्कोर किया, उसके बावजूद उन पर तनकीद होती रही कि 50 करने के बाद भी रिजवान जो है वो डॉट बॉल्स खेलते रहे। दूसरा मैच और तीसरा मैच, तीनों मैचेस में रिजवान के साथ जो हुआ है वो आप सबके सामने, और अब बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है वो जब से स्टार्ट हुआ है, अब वो बिल्कुल अब डेड एंड पे पड़ा है कि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश जैसी टीमें जो हैं वो हमें हराना कोई मुश्किल काम समझती नहीं है। और जिस तरह से अहमद सईद ने पिछले शो में भी कहा था कि वेस्ट इंडीज़ ने इस वजह से T20 लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि हम इनको ओडीआई सीरीज़ हरा सकते हैं। ओडीआई सीरीज़ हरा कर हम अपनी जो रैंकिंग है बेहतर करके 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकते हैं। और विल पावर थी, शे हॉप ने जिस तरह की कप्तानी की है, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तीसरे मैच में भी, दूसरे मैच में भी, पहले मैच में भी शे हॉप ने कमाल कर दिखाया। ये होती है कप्तानी, ये होता है बॉलर्स का यूज, ये होता है कंडीशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, टीम यूनिटी शो करना। और टीम को, हर मेंबर को पता था कि उसका क्या रोल है। अगर नहीं पता था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तमाम के तमाम बॉलर्स, बैटर्स को पता नहीं था कि हमारा क्या रोल है। जिस तरह की पिटाई आखिरी 10 ओवर में, इस 50 ओवर के मैच में आखिरी 10 ओवर में 119 रन हमारे मेन बॉलर्स को लगे, जिसमें नसीम शाह, हसन अली, हुसैन तलत, ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा मैचेस खेलने के बाद भी ये लोग क्रिकेट खेलना नहीं सीखे। हसन अली प्रेडिक्टेबल तो है, उन्हें पता है जहां पर इनको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा वहां पर हसन अली फ्लॉप है, और ये बात साबित कर दी हसन अली ने। जिस तरह की फेंटी इनको लगी है। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज जो है 1991 में पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जीता था, और तब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, ये इवन पूरी टीम पैदा नहीं हुई थी जब वेस्ट इंडीज ने लास्ट में, और 34 साल के बाद जो है ये दोबारा से जीतने में कामयाब होगी वेस्ट इंडीज की टीम। इसके अलावा जी एशिया कप के वाले से कुछ रूमर्स हैं कि बाबर आजम जो है उनको अब एशिया कप और इवन ट्राई नेशन सीरीज में कंसीडर नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों बात हो रही थी, फखर जमान आउट हुए, फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पर बाबर आजम को इस ओडीआई सीरीज में जिस तरह का परफॉर्म करेंगे, इस तरह ये ट्रायल सीरीज थी, इसकी बेस पे उनको लाया जा सकता है। लेकिन अब जो रूमर्स हैं, नो बाबर, नो रिजवान, वही खिलाड़ी जो अगेंस्ट बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज T20 फॉर्मेट में थे, वही खिलाड़ी जो है, ऑलमोस्ट वही टीम जो है वो अब एशिया कप और आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद जी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद सईद साहब, क्या हुआ? ट्रैक रिकॉर्ड, माइक हसन तो रिकॉर्ड पे चलते हैं, तो हमने तो सुना था कि जिसने चेज किया है वो जीता है, ठीक है, और रिकॉर्ड भी कुछ यूं कह रहे थे, बारिश की भी प्रेडिक्शन थी, शायद उन्होंने ये, लेकिन रिजवान ने बाद में जो स्टेटमेंट दी है, बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो समझ से बालातर थी। किसको ब्लेम करना चाह रहे थे? माइक हैसन की तरफ से भी खामोशी आई है, बाबर आजम खामोश हैं। क्या लगता है कहां पर हम मैच आ रहे हैं? क्योंकि 92 for 10 फॉर गॉड सेक 294 चेज कर रहे हो आप। देखें, कल के मैच की अगर आप बात करें तो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो 10 ओवर हमने कल करवाए हैं डेथ ओवर में, जिसमें हमें 119 रन कंसीड हुए हैं। उसने पूरी की पूरी हकीकत खोल कर आपके सामने रख दी है कि आप तो पिछले मैच में ये इस बात के ऊपर रो रहे थे कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जो हमारा बॉलिंग का यूनिट है वो मुकम्मल नहीं है। भाई, जो बॉलर आपके पास हैं, जो बॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आप अपना टॉप नॉच बॉलिंग स्क्वाड कहते हैं, जो आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं, पहले उनके ऊपर तो बात करें ना कि उनका स्किल सेट क्या है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ओडीआई सीरीज़ ये वो सीरीज़ है जो आप लेना ही नहीं चाह रहे थे, इसको खेलने से ही आप रिलक्टेंट थे। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हम ये सीरीज़ खेलें तो हमारे साथ यही हशर होगा, क्योंकि इससे पहले के भी जो नताइज आए हैं एक रोज़ा क्रिकेट में चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, वो भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि एक, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये 20-20 ओवर खेलने वाले कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की शर्ट जो है वो पहन के चले जाते हैं, और थोड़े अरसे बाद शायद हमें इस बात के ऊपर भी शर्म महसूस होना शुरू हो जाए कि ये पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सीनों के ऊपर, जिस तरह की कारकर्दगियाँ आ गई हुई हैं। और एक और अगर मैं आपके सामने अपना दर्द दिल यहाँ पर बयान करूँ तो मुझे तो कल ये लग रहा था कि शायद ये वो बॉलर्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बॉलिंग लेंथ होती क्या है।
किस तरह से बॉलर अपनी लेंथ को इस्तेमाल करता है, किस तरह से बॉलर अपनी स्पीड को इस्तेमाल करता है। और अगर आपने यही काम नहीं करना है, भाई एक यॉर्कर नसीम शाह ने मारा, बहुत अच्छा यॉर्कर था, रॉस्टन चेयर उसके ऊपर बोल्ड हो गए, उसके बाद के 10 ओवर्स में एक यॉर्कर नहीं मारा इन लोगों ने। यहां पर जिस पिच के ऊपर बैट्समैन यॉर्कर पे आउट हो रहा है, वहां पर ये स्लोअर वन मार के छक्के खाते रहे हैं। इसकी वजह ये, अब या तो इसकी वजह ये है कि आपके फिटनेस खराब है, या इसकी वजह ये है कि आप क्रिकेट खेलना भूल चुके हैं। और अब आप ये ब्लेम भी नहीं कर सकते कि बॉलिंग को जो साइड हो उसको हेल्प नहीं मिलती है। अब तो बॉल भी आपको पुराना अवेलेबल है, तो आप तो रिवर्स स्विंग के माहिर थे, आपने तो पूरी दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखाई थी। कल भी मैच में कमेंट्री के दौरान बाज़ेद खान पाकिस्तान के लड़कों की तारीफ कर रहे थे कि ये जो रिवर्स स्विंग का जो आर्ट है, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन क्या हुआ, आप तो फुल टॉस बॉलिंग करवाते रहे। हसन अली की बॉलिंग निकाल कर देखें, हसन अली की बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही थी। कोई भी ऐसा क्रिकेट को देखने वाला जिसको बहुत ज्यादा समझ ना भी हो गेम की, वो भी ये बता सकता है कि इससे अच्छी बॉलिंग वो लड़का करवा लेगा जो गली में रोजाना 10 ओवर करवाता है। हसन अली की बॉलिंग इतनी बदतर थी कल के मैच में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखें आप, अगर ये यहाँ पर तबसरा करना शुरू कर देना कि तारीख ये कहती है, और माइक हेसन डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, तो डेटा क्या है? डेटा एक नंबर्स है ना, नंबर्स वो अदादो शुमार। जब आप उनकी बुनियाद पर टीम बनाएंगे, उनकी बुनियाद पर जब आप रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, जब आप उसको अलाइन करेंगे ऑन द डे सिचुएशन के साथ, तो वहां पर आपको क्रिकेट का एक्यूमन भी होना चाहिए ना, क्रिकेट की समझ भी होनी चाहिए। माइक हेसन जो खुद इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, वो कैसे ये बता सकता है कि इस पिच के ऊपर आपको किस तरह से बिहेव करना है? भाई वेस्ट इंडीज की पिचों के ऊपर जो भी खेल कर गया है, उसने हमेशा ये आकर बताया है कि यहां पर आप पिच के ऊपर सेट हुए बगैर बैटिंग नहीं कर सकते। बॉलिंग तो छोड़ दें, किस तरह की शॉट्स मारी हैं साइम अयूब ने, क्या शॉट मारे अब्दुल्ला शफीक ने, भाई क्या जल्दी है आपको? आप अब आप अगर यहाँ पे आपको याद हो, हमने बात की थी उस दिन भी, जरा यूट्यूब का खोलें चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके ऊपर से वो वीडियो निकाले जिसमें बैट स्पीड के ऊपर जो है वो कंपटीशन हो रहा था बाबर आजम और फखर जमान का, जिसमें बाबर आजम के बैट की स्पीड ज्यादा आई थी फखर जमान से। अब क्या करें हम उस बैट स्पीड का? सर मारें। अब लाए ना जरा उन लोगों को जिन्होंने ये आइडियाज पेश किए थे कि भाई इनको पावर हिटिंग की ट्रेनिंग करवाएं, इनके इंडोर सेशन लगवाएं। भाई कितने बॉलों पर बाउंड्री लगती है मैच में? 300 बॉलें हैं ना, 20 बाउंड्रियां मार लेंगे, 25 बाउंड्रियां मार लेंगे, बाकी 270 280 बॉलें किसने खेलनी है? उसका कभी कोई बात हुई है? आपके सामने जितना भी कंटेंट आया है पीसीबी की जानिब से, कहीं पर आपको लफ्ज टेक्निक सुनने को मिला है? किसी ने यह बताया है कि पिछले 2 सालों में बाबर आजम के 25 दफा बॉल टांग के ऊपर आकर लगाए? किसी ने उसको ठीक किया है? और अब क्या करें हम आपके उस कंटेंट का, क्या करें हम उस पावर हिटिंग का, क्या करें हम उस इंटेंट का, क्या करें मॉडर्न डे क्रिकेट का? मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर बात भी वो लोग कर रहे हैं जिनको पता नहीं है क्रिकेट क्या है। खुदा का वास्ता है मॉडर्न डे क्रिकेट छोड़ दें, क्रिकेट खेलना सीखें। 50 ओवर नहीं खेले जा रहे आपसे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे 50 ओवर खेलना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ है। इवन 20 ओवर खेलना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल हुआ है। हम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते, हम 19वें ओवर में पूरी की पूरी टीम आउट हो जाते हैं। बांग्लादेश सीरीज में हमने ये किया है, देखा है, और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि ये माजी में भी अब तो एक रिवायत बनती जा रही है। फर्दर आगे चल के जरा बैटिंग पर भी बात करते हैं कि साइम अयूब 3 मैचेस में एक ही बॉलर से एक ही जगह पर 3 दफा आउट हुए हैं। क्या वजह है? क्या अरस्तु पीछे बैठ के साइम अयूब को बता रहे हैं? क्या साइम अयूब खुद विकेट खेलने के बाद भी ये समझने से कासिर है कि जनाब मैंने किस तरह से विकेट पर स्टे करना है? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदहाल कारकर्दगी, बुरी कारकर्दगी, और अनफॉर्चुनेटली यही वो 20 से 25 लड़कों का पूल है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इन एशिया कप और आगे चल के 2026 का T20 वर्ल्ड कप। और माइक हेसन साहब जो है, ये भारी जिम्मेदारी उनके कांधों पर दे दी गई है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि माइक हेसन साहब को रखा क्यों है, जबकि माइक हेसन तो खुद कोई प्रोफेशनली कोई क्रिकेट नहीं खेले, शायद बचपन में कोई गली क्रिकेट खेले हो, इवन क्लब क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, लेकिन क्यों माइक हेसन को? तो सवाल ये भी बनता है कि अगर माइक हेसन को क्रिकेट नहीं खेले तो न्यूजीलैंड की टीम जो है, आखिर उसने एक बहुत लंबा अरसा, गालिबन कोई 10 साल उनको अपना कोच रखा है, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो भी कोई बड़ा मार्का सरंजाम देने में नाकाम रहे। लेकिन फिर भी इतना लंबा साथ लेके चलना ये कोई आसान काम नहीं था। मैं सही सब तनकीद की जाती माइक हेसन पे। माइक हेसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ और इवन आईपीएल में ऑन व्हाट बेसिस वो इतना अरसा जो है वो सर्व करते रहे?
देखिए सवाल तो बहुत पर्टिनेंट है, लेकिन अगर आप देखें सबसे पहले तो बात यह है कि न्यूजीलैंड के साथ जितना भी अरसा उन्होंने काम किया है उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने कुछ भी अचीव नहीं किया है। कोई ऐसी चीज़ उनकी सीवी के ऊपर नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर आप उन्हें कोच बना दें। चलिए मिकी आर्थर के बारे में तो आप कह सकते थे कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई पाकिस्तान को, उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज भी जीत कर आए और इस किस्म की एक दो कामयाबियां उनके सीवी के ऊपर बहरहाल मौजूद थी। लेकिन माइक हेसन की सीवी के ऊपर एज फार एज इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न्ड तो उन्होंने कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं की थी कि उनकी बुनियाद पर आप इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आते। जहां तक आपने बात की है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ ही रहे हैं, तो इंडिया की टीम ने क्यों नहीं इनको अपना कोच बना लिया, या किसी और टीम ने क्यों इनको कंसिडर नहीं किया न्यूजीलैंड के बाद इनको अपना कोच बनाने के लिए। देखें इसमें एक बात समझें, हर मुल्क का अपना अपना एक कल्चर होता है, हर मुल्क का अपना अपना एक ट्रेंड होता है, हर मुल्क का अपना एक इकोसिस्टम होता है, इसमें से प्लेयर बनकर आने होते हैं। न्यूजीलैंड के जिस टीम के साथ ये काम करते रहे हैं उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे कि उनको शायद कोच की जरूरत ना होती। आज भी अगर आप देखें ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में जो केपीके की टीम होती है उनका अपना एक कल्चर है ना। केपीके की टीम को अगर आप कोच ना भी देना तो भी वो आपको खेल के देंगे, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर है, उसके मुताबिक वो प्लेयर्स को लेकर चलते हैं, उन्हें पता है कि जीतना किस तरह है डोमेस्टिक के उस सर्कल के अंदर। अगर आप माइक हेसन को इंप्लीमेंट करना चाहें पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर तो वो उन प्लेयर के साथ काम कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर कुक्ड हैं, जिनकी अभी टेक्निक्स के ऊपर काम होने वाला है। और ये इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं कि इनको आप बगैर कोच के कहीं भेज दें और ये आपको जो है वो सीरीज भी जीत कर दे दें और ये कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम करके दे दें। तो इंटरनेशनल क्रिकेट और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके फ़र्क को समझने के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये माइक हेसन जिस फ्रेंचाइज के साथ काम कर आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसको भी अगर आप देखें तो पहले 5 मैच जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने बेड़ागर्क किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी, उसके ऊपर फिर किसी ने कोई बात नहीं की क्योंकि माइक हेसन की अपॉइंटमेंट उस वक्त तक हो चुकी थी। तो एक तो आप ये देखें कि न्यूजीलैंड के बाद किसी ने इनको कंसीडर नहीं किया है। मुझे आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट टीम्स थी 2003 के वर्ल्ड कप वाली, 1990 टीम के वर्ल्ड कप वाली, स्टीव वॉ की टीम, रिकी पॉन्टिंग की टीम, किसी को याद है कि उस टीम का कोच कौन था? तो माइक हेसन जैसे कोच जो खुद इस प्रोसेस से ना गुजरे हों, वो शायद उस कंडीशन में तो चल जाएं कि जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हों, ब्रैंडन मैककलम हैं, टिम साउदी हैं, उनके साथ गप्टिल हैं, केन विलियमसन हैं, ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनके जरा निकाल कर देखें ना आप फर्स्ट क्लास मैचेस, इनका जरा वो सिस्टम देखें जिस सिस्टम से वो प्लेयर बनकर आए हैं। आपने तो इनको प्लेयर पकड़ा दिए हैं T20 फ्रेंचाइजीज के, उनकी टेक्निक्स ठीक करवाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ पर ठीक अच्छा अब मेरी बात सुने, हसन अली को गालिबन 8 से 9 साल हो गए, बाबर आजम को भी इसी तरह ही 8-9 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। क्या इन प्लेयर्स को अभी भी फिर कोच की जरूरत है? अगर वो बड़े नाम थे, एक्सपीरियंस थे, लेकिन फिर भी 8 से 10 साल अगर आपने मुसलसल क्रिकेट खेली है तो इसके बावजूद भी आपको कोच की जरूरत है। माइक हेसन चलो ठीक है, आप कह लूं कि उन्हें यंगस्टर्स के लिए रखा गया, साइम अयूब के लिए रखा है और जितने भी नाम हैं, चलो अब्दुल्ला शफीक भी मान लिया, आगा भी मान लिया, हसन नवाज मान लिया, लेकिन ये जो बीच में ये बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, हसन अली हैं, ये तो मोस्ट एक्सपीरियंस मोहम्मद नवाज है, इनको भी क्या कोच की जरूरत है या फिर ये इनकी क्रिकेट जवाब देगी? ये माइक हेसन को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये जो आखिरी जुमला आपने जहाँ पर क्लोज कर दिया है कि माइक हेसन को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर जो है ना मुझे आपकी बात थोड़ी सी ज़्यादा मुनासिब इसलिए मालूम हो रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी इनके साथ ये होता था और कहा यह जाता था कि टीम को कोई और बनाता था, 11 किसी और के अख्तियार में होती थी और माइक हेसन जो उसके ऊपर साइन करके दे देते कि हाँ ठीक है आज ये टीम खिला लें। और माइक हेसन के साथ यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, बैकडोर जो डिसीजन हो रहे हैं वो कोई और ले रहा है और नाम जो है वो माइक हेसन का आ रहा है। इसलिए माइक हेसन इस चीज़ के बाद खामोश भी नजर आ रहे हैं, आपको कुछ वो बोल भी नहीं रहे हैं। जहां तक आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात किया तो देखें, आप जरा निकाल कर देखें इन प्लेयर्स ने आखिरी बार कब वो वाला फर्स्ट क्लास का इवेंट खेला था, कब पूरा सीजन खेला था जहां पर उनके स्किल्स पॉलिश होने हैं। स्किल के साथ साथ अगर आप एक्सपीरियंस भी हासिल कर लें तो भी आपको अपने स्किल को मुस्तकिल रस्टी होने से बचाना है। आपको अपने स्किल को जो है वो मुस्तकिल परफॉर्म करते रहना। इंजमामुल हक ने पाकिस्तान के लिए 120 टेस्ट मैचेस खेले। इंजमामुल हक को किसी कोच की जरूरत है? इंजमामुल हक के फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद 245 है। 120 टेस्ट मैचेस के अलावा भी उन्होंने 125 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और आप उनके फर्स्ट क्लास और टेस्ट के स्टैट्स निकाल कर देखें, आपको दोनों आइडेंटिकल नजर आएंगे। उनकी ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है इंटरनेशनल टेस्ट के अंदर और 50 की ही उनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास के अंदर। इंजमामुल हक से बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, तो बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान हो।
आप जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सीजन्स नहीं खेलेंगे, एक स्टेज के ऊपर आकर आप स्टेगनेंट हो जाएंगे। और आप मेरे से ये सुन लें, बाबर आजम को जब तक ये फर्स्ट क्लास के सीजन नहीं खिलाते, जितने मर्जी इनको छक्के लगवा लें, जितने मर्जी इनके कैंप्स करवा लें, कैंपों से आज तक कब प्लेयर बने हैं? प्लेयर बनने का प्लेटफॉर्म वही है। तो बाबर आजम भी अगर इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको मिल गया है, जब तक वो उस रेलेवेंट फॉर्मेट के ऊपर नहीं जाएंगे, उनकी भी क्रिकेट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आप जो मर्जी कोच लगा लें, आप हटा दें माइक हैसन को, किसी और कोच को ले आए। मैं कहता हूं इंजमामुल हक को भी अगर ले आए तो इंजमामुल हक भी इनसे पहली गुजारिश यही करेंगे कि जाकर काइजम ट्रॉफी का एक सीजन खेलो। इतना बड़ा ना बनाए किसी प्लेयर को कि वो आपके सेटअप से ही बड़ा हो जाए। तो मसला पाकिस्तान के अंदर एक जो इकोसिस्टम है ना, जहां से प्लेयर ने बन कर आना है, इसका मसला है। हम इनके ऊपर सिर्फ मेकअप्स कर देते हैं और हम ये चाहते हैं कि कॉस्मेटिक्स हो जाएं, कप्तान हटा दो, कोच हटा दो और चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तब्दील होना होगा। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन हमारी जारी है, वापस आते हैं तो जरा मजीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि साइम अयूब को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइम अयूब हमारा एक एसेट है जिन्होंने हमें एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके देना है। बहुत सी उम्मीदें इनसे लगी हुई हैं। एक ब्रेक के बाद जिससे वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ये सीरीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई सीरीज आफ्टर 34 ईयर्स हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2-1 से सीरीज जो है वो वेस्ट इंडीज के नाम रही, 2-1 से T20 सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने जीती। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए कप्तानी को लेकर, क्योंकि रिजवान की कप्तानी पर बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं और न सिर्फ एक्सपर्ट्स बल्कि एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि रिजवान को इतना पजल और इतना प्रेशर में इससे पहले कभी नहीं देखा, नॉट इवन इन डोमेस्टिक वर्ल्ड कप, और कभी भी विकेट के पीछे जो है हमने इतना कंफ्यूज और पजल रिजवान को नहीं देखा। अहमद सईद साहब, कप्तानी को अगर बात की जाए, इन 3 ओडीआईज में रिजवान की कप्तानी को क्या रेट करेंगे? अंडर प्रेशर नजर आए, ये वो टाइम था जो बाबर आजम पर एक वक्त था कि बाबर आजम को बाहर से सिग्नल लेने पड़ते थे कि अब आगे क्या करना है। रिजवान से हमें बहुत सी उम्मीदें थी कि दबंग कप्तान होगा, अपने डिसीजन खुद लेगा, डिसीजन पावर इसके पास होगी, ऑन फील्ड जो है वो पावर नजर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 3 ओडीआईज में तो हमें बेबस से दिखाई दिया रिजवान। देखिए बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में हमें वो वैनम नज़र नहीं आया है सीरीज के अंदर जो हम पहले इसका तज़किरा करते आए हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हो रहा है। मोहम्मद रिजवान की अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो टीम की फॉर्मेशन थी, उसके बाद उससे पहले एक ट्राई सीरीज हुई थी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, उसमें जो टीम की फॉर्मेशन थी, अभी भी जो टीम खिलाई जा रही है, तो अगर तो मोहम्मद रिजवान की हम इस बात को भी मान लें जो वो आकर कहते हैं कि मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था, तो भाई कितनी सीरीज तक आप ये बात करते रहेंगे? अगर आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है तो कर दें स्टेप डाउन। क्यों आप इसके साथ जो है वो चिमट कर बैठ गए हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं और आपने हर सीरीज के बाद आकर ये बातें करनी है? और फिर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जी कंडीशन बहुत मुश्किल थी, हमने जो है वो 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था और आखिर 10 ओवर में हम मैच हार गए। तो कंडीशन अगर मुश्किल थी, आपको ये बात पता थी कंडीशन मुश्किल हैं, तो ये वाली जो बैटिंग आपने की है ये मुश्किल कंडीशन में होती है। आपको नहीं पता था कि यहाँ पर आपको पिच के ऊपर आकर सेट होना है। और मोहम्मद रिजवान की आप उसको तो छोड़ दें कैप्टनसी के डिसीजंस को, आप 50 ओवर विकेट कीपिंग कर आए हैं पहली इनिंग में। बिल्कुल। उसके बाद 8 पर 2 खिलाड़ी आपके आउट होते हैं, आप खुद बैटिंग करने आ गए हैं, आपकी टांग इन चली, बॉल निकल गया और बोल्ड हो गया। नया बॉल है जिसपे आपको नजर आ रहा है कि बॉल दोनों तरफ स्विंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्विंग उनको आउट स्विंग मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको इन स्विंग मिल रहा है, बॉल अंदर भी स्विंग हो रहा है, बाहर भी स्विंग हो रहा है। इस कंडीशन में बैट्समैन ये करता होता है कि अपना ऑफ स्टंप जो है उसको बचा के रखता होता है। रिजवान का जरा स्टांस तो देखें, किसी भी एक मोमेंट के ऊपर ये नहीं लगा कि मोहम्मद रिजवान ने अपने ऑफ स्टंप को कवर किया हुआ है वहां पर। और नए बॉल के साथ जब बॉल अंदर भी स्विंग हो रहा हो और बाहर भी स्विंग हो रहा हो तो इस तरह की बॉल को नहीं छोड़ते होते, उस बॉल को आकर ब्लॉक करना होता है। लेकिन रिजवान उस पोजीशन में थे ही नहीं। तो आप अगर 50 ओवर करने के बाद इतनी फटीग आपको हुई है और आप टीम के अंदर प्राइमरीली बैटिंग की वजह से नहीं है, आप विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर टीम में आए हैं, आपसे बेहतर बैटिंग करने वाले लोग इस लाइनअप के अंदर मौजूद हैं। और हुसैन तलत डोमेस्टिक में इस पोजीशन पर खेलते हैं जहां आप उसको खिला रहे हैं, वहां पर आपने सलमान अली आगा को क्यों नहीं भेज दिया? वहां पर आपने हुसैन तलत को क्यों नहीं भेज दिया, जो दोनों अपने एक्सपीरियंस भी रखते हैं फर्स्ट क्लास का, मुश्किल कंडीशंस के अंदर मैच निकालते भी रही हैं। आगा ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, रिजवान के साथ ही लगाई थी वो वाली पार्टनरशिप भी उन्होंने। तो मोहम्मद रिजवान को आखिर क्यों इस बात पर
चले मैं नहीं कहता कि रिजवान ने खुद किया होगा जो वो कहते हैं कि क्यों इस बात पर इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो आकर इस नंबर के ऊपर बैटिंग करें, और अगर उनको इतना ही इंसिस्ट किया जा रहा है डिसीजन लेने के ऊपर तो भाई छोड़ दें, फिर क्यों कर रहे हैं आप कप्तानी जब आपके हाथ में कुछ नहीं और आपने सीरीज के बाद आकर ये कह देना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप सीरीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, उसमें बताया करें कि इन लोगों ने टीम बनाई है, मुझे ये टीम देख ग्राउंड में खड़ा कर देंगे तो मैं खिला दूंगा, ताकि हमें भी क्लैरिटी मिले कि यार कब तक चीजें कौन चला रहा है। इस वक्त तो कोई भी पता नहीं चलता, फिर जब ये सीरीज हार जाते हैं फिर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं होता, और आप आकर कहते हैं 40 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, उसके बाद क्या हुआ? मैच तो 100 ओवर का होता है, 40 ओवर का थोड़ी होता है। तो ये इस किस्म की बचकाना स्टेटमेंट जो है ना, अभी जो आपने कहा ना कि जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इस सीरीज के बाद कुछ तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं कि तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि अगले जो रूमर्स हैं उसमें बाबर रिजवान नहीं है, और ट्राई नेशन सीरीज के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ और शहीन को भी कंसीडर नहीं किया जा रहा, उनको भी रेस्ट दिया जा रहा है कि एशिया कप आगे एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। लेकिन ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी शाहीन अफरीदी के पास पे डिलीवर करने की, एक 10 ओवर का स्पेल करवाने की, 10 ओवर मुसलसल खेलने के, लेकिन उसमें भी नाकाम दिखाई दिए। शाहीन की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है, इवन पेस में भी डिप हमने देखा, उस पर बात भी की। नसीम से उम्मीदें थी, नसीम भी एक ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा है कि क्लब क्रिकेट वाला बॉलर है, इससे हट के कोई यूनिक चीज़ उसके पास नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, क्या हम दोबारा से अब यंग टैलेंट का उसका रुख करेंगे, सलमान मिर्जा को वापस लेके आएंगे, उसके साथ अब्बास अफरीदी होगा, अब ट्राई नेशन में हम इनको आजमाएंगे, अगर इन्होंने परफॉर्म कर दिया तो क्या हम शाहीन अफरीदी को एशिया कप पे बाहर बैठा के इन्हीं पे रिलाय करेंगे, या फिर इन लोगों ने आना है, छोटी सीरीज में परफॉर्म करना है, पाकिस्तान को जितवाना है, बड़ा टूर्नामेंट जब आया इनको फिर से बेंच कर दिया और सीनियर सो कॉल्ड सीनियर्स जो हैं उनको वापस लेके आना। देखिए सलमान मिर्जा की तरह शाहीन अफरीदी भी तो कभी पाकिस्तान की टीम में नए आए थे ना, नसीम शाह भी कभी नए आए थे, वो भी जब इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो फिर हम देखते हैं कि ग्रेजुअली एक डिक्लाइन आया है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, उनके फिटनेस के अंदर। तो ये बात ठीक है कि टीम के अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं, कप्तान भी बदला जा सकता है, बॉलिंग अटैक भी चेंज हो सकता है, लेकिन इस कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद भी नताइज तो वही रहेंगे अगर आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप इस माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहला जो काम करना है वो तो ये करना है कि यकसू होना है पीसीबी को इस बात के ऊपर कि पीएसएल से टीम नहीं बनानी है, किसी भी फॉर्मेट की टीम उसका जो रेलेवेंट फॉर्मेट है तैयारी का वहां से बननी चाहिए। और जो सबसे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में की गई है वो पीएसएल की इमर्जिंग कैटेगरी है। एक ऐसे प्लेयर को जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ उसको आप पीएसएल में इमर्जिंग कैटेगरी में डालते हैं, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो क्यों खेलेगा फर्स्ट क्लास का सीजन, जब उसको पीएसएल से कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए हैं, जब उसको पीएसएल से लक्रेटिव मनी भी मिल रही है और उसको ये बताया जा रहा है कि यही तेरा फॉर्मेट है, यही खेल के तूने टीम में आना है। पिछले 10 सालों में मुझे बताया ना पीएसएल में कौन से ऐसे इमर्जिंग कैटेगरी से 2 प्लेयर निकले हैं जो ठग करके पाकिस्तान की टीम में आके फिट हुए हैं, कोई 2 नाम लें और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हो पाकिस्तान के, कोई भी नहीं है। तो आप जब तक प्लेयर्स की तैयारी का प्लेटफॉर्म ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये नहीं होगा। जितने कप्तान मर्जी हटा लें, जितने कोच मर्जी हटा लें, कॉस्मेटिक सर्जरी की बजाय इस सिस्टम को तब्दील करना होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को बदलना होगा जहां से प्लेयर तैयार होगा। ठीक है जी, इस सिस्टम को बदलना होगा, और हर मर्तबा हर इवेंट के बाद, हर सीरीज के बाद जब पाकिस्तान को नाकामी का सामना होता है तो हम फिर पीसीबी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं कि शायद वहां से कुछ सिस्टम की तब्दीली की बात है, कि सिस्टम को दोबारा से किस तरह से रीस्टार्ट किया जाए कि दोबारा हम वो पाकिस्तान क्रिकेट का पीक टाइम देख सके, हम लैंड ऑफ पेसर्स कहा करते थे, हम वो पेस दोबारा देख सकें, वो एग्रेशन दोबारा देख सकें, वो ओपनिंग पार्टनरशिप दोबारा देख सके। ये एक हसरत और एक उम्मीद बीइंग अ क्रिकेट फैन दिल में है, और अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट में जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए उनको ये चीज़ समझ आ जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट वाहिद सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रह गया पाकिस्तान अवाम के पास। खुदारा ये पाकिस्तान अवाम से हमसे ना छीने। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।